इस प्यार को क्या नाम दूं? युग को देखकर अंश ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं डैडी, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्लीज आप मेरी बात मानो ना। आप मुझे मम्मा के पास लेकर चलो। मैं उन्हें मना लूंगा और मैं उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। प्लीज डैडी। अंश ने युग से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की और युग को उसकी जिद मानी पड़ी। वह अंश को लेकर सीधे कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो चलते हैं। इतना बोलकर उसने कार्तिक की तरफ देखा और अंश को अपनी गोद में लेकर कार्तिक के साथ विला से बाहर आ गया। घर से बाहर आने के बाद कार्तिक तुरंत ही कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और युग अंश को गोद में लेकर पीछे की सीट पर बैठा। अंश और युग के बैठते ही कार्तिक ने कार स्टार्ट की और गाड़ी को सीधे ही रुचि के घर की तरफ मोड़ा। थोड़ी ही देर में कार रुचि के घर के सामने पहुंची। वहीं रुचि इन सारी बातों से अनजान थी और वह किचन में काम कर ही रही थी कि तभी रुचि की चाची की बेटी नीलिमा रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी, ये रुचि आजकल कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो रही है। आपको पता है, उसने मेरी सबसे अच्छी ड्रेस को गंदे कपड़ों के साथ धोने में डाल दिए और ऊपर से जब मैंने उससे कहा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बताइए, यह ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मेरी इतनी अच्छी ड्रेस को कैसे बर्बाद कर सकती है? इतना बोलकर नीलिमा रोने लगी और उसकी चाची ने उसे रोते देखकर चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा बेटा, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। इतना बोलकर उन्होंने तेज आवाज में चिल्लाते हुए रुचि को बुलाया। रुचि, कहाँ मर गई? इधर आ। रुचि किचन से भागते हुए बाहर आई, पूरी तरह पसीने में डूबी हुई। जैसे ही वह सामने आई, उसने देखा कि नीलिमा सामने खड़ी थी और उसके हाथ में वही ड्रेस थी। उसकी चाची ने उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कपड़े को खराब करने की? रुचि ने आते हुए कहा, नहीं नहीं चाची जी, मैंने नहीं खराब किया है। और रुचि अपनी बात बोल ही रही थी कि उसकी चाची ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रुचि जमीन पर गिर गई और उसने रोते हुए कहा, चाची, मुझे मत मारो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन उसकी चाची उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और उन्होंने एक के बाद एक थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। रुचि खड़े होते हुए बोली, क्यों मुझे मार रही हैं आप? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मेरी बात तो सुनिए। और वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, तेरी इतनी जुबान बढ़ गई है कि तू मुझे इस तरह की बातें बोलने लगी है। इस तरह जवाब देगी तेरी तो मैं जुबान ही खींच लूंगी। उसकी चाची ने इस बार रुचि को एक जोरदार धक्का दिया कि रुचि का सर सीधे टेबल से टकराया और उसके सर से खून निकलने लगा। तभी युग अंश को लेकर उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने जैसे ही रुचि को जमीन पर गिरे हुए देखा, अंश युग की गोद से भागते हुए उतरकर वहां आया। उसने आगे बढ़कर रुचि को अपने गले लगाते हुए कहा, मम्मा, मम्मा, क्या हुआ आपको? आप ठीक हो ना? जैसे ही अंश को वहां पर देखा, वह उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसके सर से खून निकल रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कार्तिक और युग दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी चाची को घूरते हुए देखने लगे। रुचि को इस तरह माँ माँ कहते सुनकर रुचि की चाची सामने आई। उन्होंने अंश को देखकर पूछा, ये कौन है? ये लड़का तुझे माँ क्यों बोल रहा है? रुचि ने चाची की बात को इग्नोर किया और वह अंश के गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अंश बेटा, आप यहाँ किसके साथ आए हो? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह बोल ही रही थी कि तभी उसकी चाची ने आगे बढ़कर रुचि के बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही थी? इतनी हिम्मत तेरी, तो मैं आज तुम्हारी खींच लूंगी। कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं तेरे। इतना बोलकर उन्होंने रुचि के बालों को कसकर पकड़ा और उसे उठाकर खड़ा करने लगी। और तभी युग ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बस, बहुत होगा, यह सब क्या चल रहा है यहाँ पर? युग की इतनी तेज आवाज को सुनकर रुचि की चाची उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और युग जैसे ही उनको वहां पर देखा, वह हैरान हो गई। तभी युग आगे बढ़ा और उसने रुचि का हाथ पकड़कर उसे चाची से दूर करते हुए कहा, आप इस तरह से किसी को कैसे मार सकती हैं? रुचि की चाची युग को घूरते हुए देखकर बोली, तुम कौन हो और इस तरह मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? युग ने रुचि की चाची को घूरते हुए देखकर कहा, मैं कौन हूं तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन आपने जो अभी किया है, ये जानती हैं आप, यह कितना बड़ा जुर्म है। रुचि युग की तरफ हैरानी से देख रही थी और तभी रुचि ने युग की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज, आप यहाँ से जाइए।
और आप यहाँ अंश बाबा को लेकर क्यों आए हैं? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। युग ने जैसे ही ये बात बोलते हुए देखा, उसकी नजर सीधे रुचि के सर से निकल रहे खून पर पड़ गई और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें वापस लेने आया हूँ, चलो यहाँ से। रुचि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है। अंश ने रुचि का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मम्मा, चलो यहाँ से। ये बुढ़ी आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये आपको मार रही है। आप अब यहाँ नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ। ये बात सुनकर युग ने रुचि का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। रुचि हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और तभी कार्तिक ने रुचि की चाची की तरफ देखते हुए कहा, ये मिस्टर युग शेखावत हैं और अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। जैसे ही रुचि की चाची ने युग का नाम सुना, वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ठाकुर साहब हैं? मुझे नहीं पता था। माफ करिएगा ठाकुर साहब। युग ने उन्हें घूरते हुए देखकर कहा, रुचि चलो यहाँ से, और अब तुम कभी यहाँ पर वापस नहीं आओगी। चलो, और ये लोग माफ करने के लायक नहीं हैं। रुचि की चाची युग को हैरानी से देख रही थी कि तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मम्मा, चलो यहाँ से। मुझे यहाँ पर और नहीं रहना है। उसने रुचि को लेकर सीधे कार के पास आया और उसे लेकर कार में बैठा। युग वहीं कार्तिक के साथ आकर बैठा और उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, सीधे डॉक्टर के क्लिनिक पर चलो। युग ने जैसे ही कार डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ मोड़ी, युग ने रुचि का हाथ पकड़ते हुए उसे कार से बाहर निकाला और सीधे उसे डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ ले जाते हुए बोला, आज तुम कार्तिक के साथ एक बार रुको, हम अभी आते हैं। अंश ने धीरे से अपना सिर हिलाया और युग रुचि का हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे लेकर सीधे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने तुरंत रुचि की ड्रेसिंग की और थोड़ी ही देर में वह घर आ गए। रुचि जैसे ही हवेली पहुंची, अंश ने उसे तुरंत अपने कमरे में ले जाते हुए बोला, मम्मा, अब आप यहीं सोओगी, हमेशा मेरे साथ, ठीक है? मैं आपको और कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। रुचि अपने प्रति अंश का लगाव देखकर थोड़ी सी इमोशनल हो गई। अंश रुचि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। वह उसके बगल में लेट गया और थोड़ी ही देर में सो गया। उसने रुचि के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था और रुचि उसके सर पर थपकी दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब अंश गहरी नींद में सो गया, तो रुचि ने धीरे से अपना हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन अंश ने उसका स्कर पकड़ रखा था। रुचि ने फिर से कोशिश की। अंश हल्का सा कसमसाया और नींद में बोला, नहीं मम्मा, आप कहीं नहीं जाओगी। रुचि ने तुरंत उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। इतना सुनकर अंश मुस्कुराते हुए सो गया। रुचि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई, बस एक बार अंश गहरी नींद में सो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वैसे भी अगर मैं यहीं पर रुकूं और अंश की बात मानकर उसके साथ ही रूम में सोऊं, तो युगजी को फिर से लगेगा कि मैं इस हवेली पर हक जता रही हूँ, खुद को मालकिन मान रही हूँ। वैसे भी उनकी बातें तो मेरी समझ से परे रहती हैं। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने चाचा चाची के सामने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं अब कभी वापस वहां नहीं जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? भला अभी कुछ दिनों बाद जब मेरी ताई वापस आएंगी, तो मुझे यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर चाचा चाची के यहाँ मैं नहीं गई, तो क्या मुझे सड़कों पर रहना पड़ेगा? रुचि ये बात सोचकर परेशान होने लगी और उसने थोड़ा खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भला सड़कों पर क्यों रहूंगी? और वैसे भी युग जी ने ये बात कही है, मैंने तो नहीं। मैं 2 महीने बाद जब मीरा ताई आएंगी, तो यहाँ से मिलने वाले सारे पैसे लेकर चाचा के पास चली जाऊंगी। उन्हें वो सारे पैसे देकर माफी मांग लूंगी, तो वो मुझे घर में वापस रख लेंगे। रुचि खुद को समझाते हुए सारी बातें बोल रही थी और कुछ देर के लिए वहीं अंश के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कुछ देर के लिए वह अपनी सारी टेंशन्स भूल गई। वहीं युग कार्तिक के साथ अपनी ऑफिस की मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। उसने जैसे ही बात खत्म की, कार्तिक उठकर खड़ा हुआ और वहां से जा ही रहा था कि तभी युग ने उसे रोकते हुए कहा, कार्तिक, एक मिनट रुको। कार्तिक उसकी बात सुनते ही तुरंत रुक गया और तभी युग ने उससे पूछा, वैसे तुम्हें क्या लगता है, आज हमने जो कुछ भी देखा, क्या इस लड़की के साथ हमेशा उसके चाचा चाची इसी तरह का बर्ताव करते होंगे? कार्तिक ने युग की बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैंने मीरा ताई से बात की है। वो बोल रही थीं
कि रुचि जी के माता पिता के खत्म होने के बाद से रुचि अपनी चाची चाचा के साथ ही रहती है और वो लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। वो बस उसे अपने घर का सिर्फ काम ही करवाते रहते हैं। बाकी वो लोग ना ही उसे ठीक से खाना पीना देते थे और ना ही उसकी कोई केयर करते थे। बेचारी ने बड़ी मुश्किलें झेली हैं। तभी तो मुझे उस पर तरस आता है और इसीलिए जब आप उसे डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो मुझे मन करता है कि उसे ना डांटा जाए। बेचारी ने बचपन से ही काफी कुछ झेला है। कार्तिक एक के बाद एक सारी बातें रुचि के पक्ष में बोल रहा था और युग ने उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए देखकर कहा, तुमसे जितना पूछो तुम उसे एक्स्ट्रा ही हमेशा बताते हो। चलो जाओ अब यहाँ से, और कल की मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कार्तिक ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर। इतना बोलकर वह तुरंत वहां से चला गया और युग सीधे अंश के कमरे में गया और उसने देखा कि रुचि का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। रुचि अभी भी जाग रही थी। वह वहीं दरवाजे के पास खड़ा होकर रुचि की तरफ देखने लगा। रुचि के माथे पर लगी वो चोट जिस पर बैंडेज लगा हुआ था और उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर युग वहीं पर रुककर उसे देखने लगा। और कार्तिक ने जितनी भी बातें कही थीं, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बस गई थीं। वह रुचि की तरफ देख रहा था। कहीं न कहीं युग के मन में भी अब थोड़ी बहुत सहानुभूति रुचि के लिए आ रही थी। तभी वह कमरे में अंदर आया। रुचि ने जैसे ही उसे आते हुए देखा, उसका दुपट्टा कुछ दूर पर रखा हुआ था। वह अपने सलवार कुर्ते में बैठी हुई थी, जिससे उसका गला और क्लीवेज नजर आ रहा था। वह आगे बढ़कर अपना दुपट्टा उठाने के लिए उठी, लेकिन अंश के हाथ पकड़े होने की वजह से वह दुपट्टा उठा नहीं पाई और इधर-उधर देखने लगी। युग वहीं चुपचाप खड़ा होकर बोला, तुम यहीं सोने वाली हो क्या? रुचि ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, नहीं, वह अंश बाबा जिद कर रहे थे, तो मैं उन्हें सुलाने के लिए बस यहाँ पर बैठ गई थी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना बोलकर रुचि ने अंश के हाथ से धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और वह तुरंत अपना दुपट्टा उठाकर उसे पहनते हुए सीधे कमरे से बाहर चली गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए जाते देखकर युग उसे घूरते हुए देखने लगा। लेकिन रुचि वहां कमरे में नहीं रुकी। वह सीधे अपने कमरे में आई और कमरे में आकर बैठ गई। उसकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज चल रही थीं। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान, अच्छा हुआ जो मैं जल्दी से वहां से यहाँ आ गई, वरना पता नहीं युग जी मुझे फिर से क्या क्या बातें करते और क्या क्या बोलते। इतना बोलकर वह वहीं सोने के लिए जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटी, उसके दिमाग में फिर से वही सारी बातें चलने लगीं। वह बार बार उन सारी बातों को सोचकर परेशान हो रही थी। इसलिए वह कमरे से बाहर निकली और हवेली के बाहर बने बगीचे में आकर बैठ गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान जी, मुझे नहीं पता इन 2 महीनों के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे अंश की याद तो बहुत आएगी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा परेशानी मुझे इस बात की हो रही है कि क्या चाचा चाची मुझे घर में वापस आने देंगे भी या नहीं। रुचि ये सारी बातें वहीं बेंच पर बैठकर सोच रही थी। वहीं युग अपनी बालकनी में खड़ा उसे देख रहा था। वह रुचि की तरफ देखते हुए बोला, ये इतनी रात में यहाँ पर गार्डन में अकेले बैठकर क्या सोच रही है? युग वहीं पर खड़ा होकर कुछ देर के लिए रुका, लेकिन 5-10 मिनट बाद भी जब रुचि अपने कमरे में नहीं गई, तो युग अपने आप से बोला, क्या मुझे इसे जाकर पूछना चाहिए कि ये इस तरह से बाहर क्यों बैठी है? कहीं ये यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं बना रही? युग ने अपने आप से कहा, अरे नहीं नहीं, वह भला यहाँ से भागने का प्लान क्यों बनाएगी? और वैसे भी मुझे नहीं लगता अब वह अंश को छोड़कर जाएगी, और मैं भी अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखूंगा। इतना बोलकर युग वापस अपने कमरे के अंदर आया और वह अंश के बगल में आकर लेट गया। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।